जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं 18 जुलाई 2023 को द हिंदू से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को लेकर के आ गया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जो हम हर रोज हम लोग मैप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से हम लोग आज भी करेंगे। उसके बाद से मूंगा चट्टाने, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा अगर आज के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है तो ये प्रवाल भित्ति है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले। इसमें से 3 प्रश्न आए हुए हैं प्रीलिम्स में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस मेंस में एक प्रश्न पूछा गया तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। उसके बाद से पार्किंसंस रोग ये क्या है, न्यूज में क्यों, इसको देखेंगे। फिर हुलाक गिबन इसको देखेंगे। उसके बाद से एनएसओ डेटा की समीक्षा के लिए एक नया पैनल बनाया गया तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। मैप से शुरुआत करेंगे पहले हम लोग। देखिए आज हम लोग यहाँ पे रेड सी, ये रेड सी आपको दिख रहा होगा, ये रेड सी हम लोग आज इसमें देखने वाले मैप। इसमें इसके आसपास जो देश है उन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो रेड सी है, रेड सी को आप अगर ये देखें तो इधर पूर्वी क्षेत्र में ये पूरा एशिया के क्षेत्र एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। और अगर इसके पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। और ये आप देखते हैं कि ये तीनों तरफ से कहीं ना कहीं स्थल से घिरा हुआ है ये, है ना। तो इसलिए यहाँ का जो जल होता है ना समुद्र का, ये जो यहाँ पे जो पानी है इसका, ये पानी बहुत ज्यादा खारा होता है क्योंकि इसके कारण से ये अब तीनों तरफ से स्थल से घिरे होने के कारण से यहाँ पे वाष्पन क्रिया भी बहुत अधिक होती है। तो इसके कारण से वाष्पन होगा तो खारा भी होगा ही, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वाष्पन क्रिया के थ्रू जो है इस जगह का जो ये क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा खारा पानी मिलता है। अब इसके बाद से ये जो एक और है वैज्ञानिकों के द्वारा, मतलब एक सर्चेस में ये पता चला कि जो यहाँ रेड सी है ना, रेड सी यहाँ पे पानी भी रेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिकोडेशियम इरिथ्रियन करके एक इस नाम से एक यहाँ पे बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उसके कारण से होता है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत फैक्ट ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा मैप को देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे ये जिबूती यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे बाब अल मंदेब, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक नहर है। और ये जो नहर है ये रेड सी को यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है, यानी कि अदन की खाड़ी को एक मतलब जोड़ता है एक दूसरे से। ठीक है। और आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे स्वेज नहर है। ये जो स्वेज नहर है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रेड सी है ये कौन कौन से देश की सीमाओं को टच करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा जिबूती, जिबूती के बाद से इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद से सूडान, सूडान के बाद से आप देखेंगे यहाँ इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद से इसराइल, जॉर्डन, उसके बाद से सऊदी अरेबिया, उसके बाद से यमन। ठीक है, तो इतने देशों को ये टच करता है। और उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको रुक जाइए, पहले यहाँ मिटा देता हूं मैं। हाँ, अब देखिए ये जो इरिट्रिया है ना, इरिट्रिया के सामने में यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप भी है, ठीक है, जिसका नाम है दहलाक द्वीप। ठीक है, यहाँ पे है ये दहलाक द्वीप। और ये वाला जो ये क्षेत्र दिख रहा है ये भी एक द्वीप है, ये है फरसान द्वीप। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट आज के लिए हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे। इतना बहुत ज़्यादा, इतना हम लोग को अच्छे से अगर ध्यान रखते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से मैप का प्रैक्टिस कर लेंगे। लगातार हम लोग अपने मैप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डेली, अगर इतना इतना हम लोग देखें तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग को जो मेन आज करंट अफेयर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूंगा चट्टाने या फिर कोरल रीफ। ठीक है, देखिए न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि आप अगर इसमें प्रश्न भी बना हुआ है यहाँ से एक प्रीवियस ईयर में कि ये जो कोरल रीफ होता है ना, कोरल रीफ और शैवाल जो होते हैं एक सहजीवी प्रकार के, ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए ये है ये कोरल
है, ये कोरल रीफ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शैवाल है, ठीक है। ये शैवाल हम लोग नॉर्मल जो देखते हैं उस तरीके का है, ये शैवाल अलग तरीके के शैवाल होता है जो इन लोगों के साथ दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके सहजीविता के साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूज में ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है, अभी सर्च मतलब ये सब चीजों का एक रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पे पता चला कि ये जो शैवाल है ना, इन शैवालों की बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पर्यावरण पॉल्यूशंस के कारण से, या फिर बहुत ज़्यादा जो अभी जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा अगर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो वहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत ज़्यादा अगर वहाँ का तापमान बढ़ जाता है तो उसके कारण से भी ये जो है ये लगातार मरते जा रहे हैं। तो इनके मरने के कारण से धीरे धीरे प्रवाल भितिया भी इनका भी क्षरण होते जा रहा है। तो इन सभी के कारणों से ये न्यूज में है। तो हम लोगों को ये लगातार हर साल इसी कारण से ही न्यूज में रहता है, क्योंकि ये इस तरीके का समुद्र में जो है जो स्थितियां हैं ये बहुत मतलब समुद्र में ये बहुत देखेंगे आप इसमें कि बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत अलग अलग एक सुंदरता सौंदर्य के रूप में पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। प्लस ये समुद्र के अंतर्गत खुद एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं कोरल रीफ या कोरल ये प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी इनका बहुत सारे पॉल्यूशंस वगैरह इन सब के कारण से क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इनके बारे में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग ये मूंगा या फिर प्रवाल या फिर कोरल, देखिए ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है। मूंगा इसको बोलते हैं या प्रवाल बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कोरल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक समुद्री अकशेरुकी जीव है, मतलब इनमें ये लचीलापन रहता है, ठीक है। इनमें कोई रीढ़ हड्डी वगैरह ये सब चीज कुछ नहीं रहता है, एकदम लचीले रहते हैं, ठीक है। और प्रवाल जो भीतियां बनती है ना, उन भीतियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्रवाल क्या है इसको पढ़ रहे हैं। वो कठिन वो कठोर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रवाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समुद्री अकशेरुकी जीव हैं ये, और वे आमतौर पर कई समान व्यक्तिगत पॉलिप्स की कॉम्पैक्ट कॉलोनियों में रहते हैं। मतलब ये लोग एक साथ एक जगह पे इस तरीके से लगातार बढ़ते हुए रहते हैं, और एक कॉलोनी, ठीक है, एक कॉलोनी टाइप से ये लोग एक निकाय टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। तो एक साथ मतलब गुच्छे की तरीके से रहना, उसी को ये बोला जा रहा है, ठीक है। और देखिए आगे, मूंगा चट्टानों में पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र जो मूंगे के पॉलिप्स की कॉलोनियों से बने होते हैं। तो इस तरीके से ये लगातार इस तरीके से सब गुच्छा बनते बनते एक कॉलोनी के रूप में बनता है, और यहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण होता है। इनके चट्टान मतलब ये जब देखिए प्रवाल भित्तियां जब बनती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रवाल यहाँ पे हुआ प्रवाल, ठीक है, वो मृत्यु उसके मरने के बाद से फिर वहां पे एक और प्रवाल बनता है, फिर उसके मरने पे फिर एक और बनता है, फिर एक और बनता है। तो इस तरीके से बनते बनते एक प्रवाल भित्ति बन जाता है, ठीक है। प्रवाल ये प्रवाल से ही कोरल से ही कोरल रीफ बनता है, ठीक है। तो कुछ वो अलग चीजें नहीं है, इन्हीं के थ्रू ऐसे बनते 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 ये बहुत बड़ा एक कठोर तरीके से एक मतलब इस समुद्री पहाड़ के रूप में ये बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये जीवों के रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके खाने पीने के लिए हर पारिस्थितिकी तंत्र में फिर ये धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिर जीवों को। जैसे देखिए यहाँ पे लगातार ये सब मछलियाँ वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी ये जितने प्रवाल हैं ये सभी अलग अलग प्रकार के मछली और जीवों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद से इनका कंडीशन क्या है कि वो ये जो रहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहेंगे या उपोष्ण कटिबंधीय महासागर या समुद्रों में रहेंगे, ठीक है। ये इनका कंडीशन है ना। तो इतनी सारी चीजें इसमें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति जो मैं आपको बताया सेम यहाँ पे इसी तरीके से होती है जो मैं आपको बताया। अभी की जो प्रवाल हैं उन्हीं के मृत्यु के बाद से
फिर धीरे धीरे फिर उन पे नया जन्म लेते हैं, फिर उन पे नया जन्म लेते हैं, और इस तरीके से प्रवाल भित्तियों का भी निर्माण होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जो अभी मैं आपको बताया था कि ये सहजीविता का एक बहुत बेहतर उदाहरण है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं यहाँ पे। देखिए कोरल पॉलिप्स, ये एक यहाँ पे जोक्सांथेला नामक करके ये एक शैवाल होता है। ठीक है, जो मैं आपको नॉर्मल शैवाल दिखाया ना, यहाँ पे ये अलग होता है। ठीक है, ये जो रहते हैं ना, और ये जो मूंगा के पॉलिप्स हैं, यानी कि इनकी छोटी आकृति को यहाँ पे कहते हैं, तो ये दोनों जो रहते हैं, ये जोक्सांथेला जो है इस नामक ये एक शैवाल है। ये शैवाल जो होता है, ये दोनों मिल करके, ठीक है, एक सहजीविता का यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। कैसे? ये जो शैवाल होता है ना, शैवाल जो होता है ये प्रकाश से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करके ये जो ये पॉलिप्स है यानी कि शैवाल है, सॉरी प्रवाल है, इसको ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फिर बदले में प्रवाल जो है ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से साथ लेकर के सहजीवी जीवन यापन करते हैं। सहजीविता का मतलब यही होता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करके एक साथ जीते हैं। ठीक है, तो सहजीविता होता है। तो ये बातें हैं। उसके बाद से ये समुद्री वर्षा वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब वर्षा वन का मतलब हम लोग अगर भूमि पर देखें तो वर्षा वन बहुत ज्यादा घना होता है, तो उसी तरीके से समुद्र में ये वर्षा वन है ना, मतलब बहुत ज्यादा इनका भी एक वर्षा वन जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से इनका भी प्रभाव होता है समुद्र में, क्योंकि ये जैव विविधता और जैव संरचना में विषुवतीय वर्षा वनों के से कहीं अधिक होते हैं। आप जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे वहां लगातार हर दिन में हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद से वहां पे वर्षा होती है, धूप होता है ना। तो इस तरीके से वहां की स्थितियां जो है, वहां की वर्षा, वहां के वन जो है लगातार घने रहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ये विषुवतीय वर्षा वनों से कहीं अधिक समृद्ध होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये अगर क्षेत्र है, इससे यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा घन है तो उससे भी कई गुना ज्यादा समुद्र के अंतर्गत ये प्रवाल है। ठीक है, तो ये जो ये इस तरीके के जो वर्ड है ना, यहाँ से ही प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि प्रवाल भित्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। जिस तरीके से भूमि में वन, यहाँ पे भूमि में वन का है, उसी तरीके समुद्र में ये प्रवाल का महत्व है। ठीक है, देखिए प्रवाल एक कंकाल, चूना पत्थर, गाद, मृत्तिका एवं डोलोमाइट से बनी एक ज्वार तल के नीचे, निम्न ज्वार तल के नीचे अवस्थित भू आकृतिक एक संरचना है। ठीक है, जो मैं आपको बताया इस तरीके से। और ये जो है 100 मीटर से अधिक के गहराई क्षेत्र में इनका विकास संभव नहीं है। तो ये छोटे छोटे इस तरीके के पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि अगर 100 मीटर से अधिक गहराई हुआ मतलब ये कम गहराई में ये लोग अच्छे से रहते हैं। क्योंकि देखिए ये कैसे हैं, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इनको मैं अभी बताया था आपको। तो ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पे ये लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि इनको जो है सूर्य के प्रकाश भी नॉर्मल स्थिति में मिलना चाहिए। अगर जो समुद्र का स्तर है यानी कि जल का स्तर अगर वो ज्यादा रहेगा तो इनको समुद्र का जो यहाँ पे जितना ज्यादा प्रकाश मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसके कारण से ये लोग क्या होते हैं, बहुत गहरे समुद्र में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टाइप का। देखिए यहाँ पे 100 मीटर से अधिक जो गहराई है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरित शैवाल सूर्य के प्रकाश से प्राथमिक उत्पादन यहाँ पे करते हैं। मतलब अब जैसे इन्हीं के साथ शैवाल भी हैं, तो वो उसी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वही लोग जो शैवाल होते हैं वही सूर्य से प्रकाश के थ्रू ये लोग अपना जो भोजन है वो बनाते हैं, और उसी के थ्रू फिर ये जो प्रवाल है इसको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में मूंगा जो चट्टाने हैं वो कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह सहित कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह,
बस इतना आप याद रखना, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना ये जो क्षेत्र है, क्योंकि इसी तरीके से ऑप्शन में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप देखिए जो है ये मूंगा जो चट्टाने हैं, इनका एक अस्तित्व है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो समुद्र के लेवल पे क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य मूंगे पर निर्भर करता है, मतलब उसका अगर पारिस्थितिकी तंत्र, अगर समुद्र में ये मूंगे यानी कि प्रवाल अगर ना हो तो उसका पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि जैसा आपको पहले भी मैं बताया कि ये बहुत ज़्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, इसके ऊपर कई सारे समुद्री जीव डिपेंड होते हैं। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरा समुद्र का तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा ही, है ना। वे पारिस्थितिकी तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं, इसलिए इन्हें महासागर का वर्षावन कहा जाता है। मूंगे विभिन्न प्रकार की मछलियों को रहने की जगह प्रदान करते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मूंगे भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं। तटीय सुरक्षा भी ये प्रदान करते हैं, यानी कि जब भी समुद्र में बहुत ज़्यादा इस तरीके से तूफान आता है, बाढ़ आता है, इस तरीके की अगर स्थितियां होती हैं समुद्र में, किसी प्रकार का एक अब नॉर्मल स्थिति होती है, तो वहां पे लोग तटीय सुरक्षा का भी काम करते हैं। यानी कि अगर तट पे ये लोग इस तरीके से रहते हैं तो कहीं ना कहीं पानी का जो अचानक प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रवाह होता है, ज्वार भाटाएं जो आती हैं उस समय भी समुद्र का लेवल अगर बढ़ता है तो उसको भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो तटीय क्षेत्र में अगर लोग हैं तो इन सब के कारण से इनका एक रक्षा भी हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो इसलिए तटीय सुरक्षा का ये काम करते हैं। खाद्य का स्रोत है ये, कैसे हैं आप देखिए, ये बहुत सारे मछलियों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो यहाँ पे मछली का एक ये मछली जो हमारे लिए उपयोगी है, हम लोग यहाँ पर जा करके पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ मछलियाँ मिलती हैं। मछलियों के लिए ये खाद्य खुद यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे खाद्यान्न जो पदार्थ होता है, इन लोगों का जो मछलियों का पदार्थ होता है वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलता है, उनका भोजन जो यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे जीव लोगों को यहाँ से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए भी ये खाद्य एक स्रोत हो गए, है ना। औषधि गुण, तो इसमें बहुत सारे औषधि, अब जो जीव जंतु भी यहाँ पे हैं उनको आकर्षित करती है। कई मछलियाँ जो होती हैं उनका भी औषधि के रूप में प्रयोग होता है, तो वो भी यहाँ पे आकर्षित होते हैं इससे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे औषधीय गुण भी इनमें होता है। और पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा मतलब जो एक सुंदरता, समुद्र का जो सुंदरता जो बनाए रखने में इन हेल्प होता है, वो प्रवाल भित्तियों का ही होता है, प्रवाल का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इम्पोर्टेंस है। अब देखिए इनको प्रॉब्लम किस तरीके से हो रहा है। प्रवाल भित्तियों को मानवीय कार्यों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियों को खतरों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का वर्ड याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से इनको प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे पानी का अधिक अम्लीय हो जाने के कारण से फिर इनका जो चट्टाने हैं उनका क्षरण होने लगता है। दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनके कारण से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब जल स्तर बढ़ेगा तो फिर वहां पे जो शैवाल हैं, जो इसके सहजीवी हैं, वो लोग फिर जो सूर्य से जो है अपना जो भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण से फिर इनका धीरे धीरे करके क्षरण होने लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। आगे देखते हैं। उसके बाद से मूंगा विरंजन, महासागरों के गर्म होने पर जो मूंगे का विरंजन होता है, चूंकि मूंगों में ये तापमान जो है सहन करने की क्षमता सीमित होती है। जब उनमें शैवाल खत्म हो जाते हैं तो उनका जीवन स्रोत खत्म हो जाता है, इसलिए इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। वही चीजें जो मैं आपको अभी बताया कि अगर तापमान ज्यादा भी बढ़ेगा, अगर यहाँ तापमान ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर वही चीजें यहाँ पे इनका जो शैवाल है उनका क्षरण होगा, इनका भी होता है। जो ये जो विरंजन जो भित्ति है उनका भी क्षरण होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे ये शैवाल जो है, शैवाल अगर तापमान इनको बहुत ज्यादा पड़ेगा तो फिर वो भी सूख जाएंगे या मर जाएंगे।
अगर ये मरेंगे तो फिर वही स्थिति होगा कि ये फिर इनका जो एक सहजीविता वाला जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक सहजीवी जीव अगर खत्म हुआ तो फिर ये लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको फिर भोजन कैसे मिलेगा, भोजन मिल नहीं पाएगा, है ना। तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद से समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण में आप जो चीज जितना चाहे सब लिख सकते हैं, वो सब इसमें आते हैं समुद्री प्रदूषण के अंतर्गत। तो उसके कारण से भी कहीं ना कहीं जो प्रवाल जो भित्तियां हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तेज तूफान, समुद्र का अम्लीकरण, इन सभी कारणों से भी ये लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ओजोन क्षरण, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लिए, खतरा जो है ये। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी सुरक्षा के लिए अब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ कुछ काम किए जा रहे हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं इसमें, ताकि ये हमारा फिर कंप्लीट एक आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए एक मटेरियल तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक तकनीकी तरीके से भी हम लोग यहाँ पे इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि ये साइरोमेस, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक ना मूंगे का ये लार्वा का एक भंडारण करने का यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, यानी कि भंडारण तैयार किया जा रहा है। यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस पर जो मूंगे का लार्वा है उसका भंडारण किया जा रहा है। फिर उसको जा करके मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं ये टेक्निकल तरीके से उसको जो मूंगे का लार्वा के थ्रू मूंगा बनाने का, उसका भंडारण करके रखने का, ताकि ये उपाय किया जा रहा है, ताकि जब भी आगे चल करके ऐसा कुछ भी क्षरण होता है प्रवाल भित्तियों का, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकें। तो इसलिए भी यहाँ पे इस तरीके की कार्य किए जा रहे हैं। उसके बाद से बायोरॉक, इसमें कृत्रिम चट्टानों को यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनसे मूंगा तेजी से बढ़ सके, है ना। इस तरीके से चट्टान अगर बनाएंगे जहाँ पे कृत्रिम चट्टान रहेगा, उस पर अगर मूंगे जल्दी उगेंगे, जो प्रवाल है वो जल्दी उगेंगे। इस तरीके की कुछ टेक्निक बायोरॉक से बनाई जा रही है, ठीक है। बायोरॉक यानी कि मतलब नेचुरल तरीके से एक पत्थर जो होता है ना, उस तरीके से बनाया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे भारत के द्वारा भी कुछ कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि एक योजना है ये राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम, ठीक है। और वैश्विक यहाँ पे है कि अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ पहल, ठीक है। और ग्लोबल कोरल रीफ R&D स्क्लेरेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। इतनी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हम लोग अगर कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो इतना हमारे लिए मतलब परफेक्ट रहेगा। और प्लस जो प्रीलिम्स में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आप देखिए, ये 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए ये निडारियंस और फिर कवक और फिर प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये जो निडारियंस है ना, ये निडारियंस अभी जो हम लोग प्रवाल पढ़ रहे हैं, ये प्रवाल निडारियंस वर्ग के ही है। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग सभी जीवों का अपने उनकी विशेषताओं के हिसाब से सभी का अलग अलग एक वर्गीकरण किया गया है। तो वही वर्गीकरण के अंतर्गत जो निडारियंस है, ये निडारियन जो है इसी ग्रुप के अंतर्गत सवाल ये प्रवाल भित्तियां आती हैं, प्रवाल आते हैं, ठीक है। और कवक भी हम लोग देखे हैं, और ये प्रोटोजोआ भी उसी के साथ सहजीविता में ये कार्य करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मतलब तीनों इसमें सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तीनों हो जाएंगे। उसके बाद से आगे चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विश्व की अधिकांश मूंगा चट्टानें जो है उष्णकटिबंधीय जल में हैं। विश्व की 1/3 से अधिक मूंगा चट्टानें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस क्षेत्र में स्थित हैं। मूंगा चट्टानें उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पशु फाइला की मेजबानी करती है, ठीक है। तो इस तरीके की आप जो चीजें हैं, ये डाटा इस तरीके से आपको मिलेगा जब आप देखिए 2018 में प्रश्न पूछा गया है ना,
तो इसमें एक एक चीजों को लेकर के यहाँ पे ऑप्शन बना दिए गए। जैसे देखिए मैं आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय जल में है, तो है अधिकांश मूंगे। अधिकांश मूंगे क्या ये है ही क्योंकि उनको इसी में वो लोग अच्छे से फल फूल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक मूंगा जो चट्टाने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, जो आप क्षेत्र ये आप अगर आप इमेजिन कर पा रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मूंगे का एक क्षेत्र है ना। और ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं तो ये इक्वेटर के आसपास है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो बिल्कुल ये हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा जो मूंगे की चट्टाने हैं वो वहीं पे है ना। तो इस हिसाब से फिर ये भी हो जाएगा। और मूंगे जो है मूंगा चट्टाने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पशु फाइला की मेजबानी करते हैं। देख रहे हैं ये पशु फाइला इस तरीके का वर्ड हम लोग लेकिन इतना पढ़े हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में और अधिक यहाँ पे एक तरीके से उनसे अधिक जैव विविधता को लेकर के मतलब एक बढ़ाते हैं वो लोग, है ना। तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है तीनों इसमें सही होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मूंगा चट्टाने हैं 2014 में पूछा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बताया था, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन में नहीं बताया था। तो जो सुंदरवन है वो सुंदरवन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए मेंस में एक प्रश्न आया था 2019 में कि मूंगा जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का उदाहरण सहित आकलन करें, ठीक है। तो ये आप लोग जो जो इसमें आंसर राइटिंग करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पार्किंसन रोग, ये रोग जो है अभी बहुत ज्यादा मतलब युवाओं में फैल रहा है ये रोग, पार्किंसन रोग, ठीक है। और अभी हालिया ये रिपोर्ट आया हुआ है कि वैज्ञानिक इस पे सर्च कर रहे हैं। देखिए इसका अभी भी कोई परफेक्ट किसी प्रकार का इलाज अभी नहीं बन पाया है, हाँ, लेकिन इस तरीके की रोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं ना इससे संबंधित, तो एक्सरसाइज करने से कुछ हम लोग को पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, तो इसके कारण से भी ये न्यूज में, ठीक है। तो अब हम लोग को पार्किंसंस रोग क्या है इसके बारे में समझना है, पढ़ना है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि एक वर्ड में जो पार्किंसंस रोग का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये एक रोग है जो कि तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से मतलब उसको नष्ट कर देता है। अब ऐसी स्थिति में अगर जो तंत्रिका तंत्र है वो नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र का भूमिका क्या होता है, वो पूरे शरीर में हर जगह पर हर तरीके से वो जितना भी कार्य करना है, कार्य करने के लिए हम लोगों को संदेश पहुंचाना है, चाहे हर एक चीजों में ये सबसे मतलब एक मुख्य भूमिका होता है हमारे शरीर के अंतर्गत। इसका जितने भी हम लोग शारीरिक गतिविधियां जो करते हैं उसका एक मैनेजमेंट करना, उसका नियंत्रण करना ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो अगर यही डैमेज हो जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो ये जो बीमारी है वो तंत्रिका तंत्र को ही इफेक्ट करती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी अपनी गतिविधियों और शारीरिक संतुलन पर सीमित या कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है उसका, और यह उम्र बढ़ने के साथ होता है और बढ़ता है। लेकिन दुर्लभ मामलों में यह बच्चों और किशोरों में भी देखा जा सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है। कई अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन से प्रभावित होने की अधिक संभावना है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो फैक्ट है ना उसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरीके से इन्हीं सभी से प्रश्न पॉइंट बनते हैं। पार्किंसंस रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यह मस्तिष्क के उस हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं को अधपतन के कारण होता है जिसमें सबस्टेंटिया नाइग्रा कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में उसको इफेक्ट करता है जो गति को नियंत्रित करता है। तो ये नाइग्रा है इसी को ये मेन इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसी के कारण से फिर हमारे जो शारीरिक संतुलन है वो पूरा बिगड़ जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मर जाती हैं या खराब हो जाती हैं जो कि डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण रसायन का उत्पादन करने की क्षमता खत्म हो जाती है।
तो ये डोपामाइन जो कि हमारे को प्लेजर का अनुभव कराती है, खुशी का अनुभव कराती है, वो अगर यहाँ पे समाप्त हो जाए तो फिर क्या कैसी स्थिति रहेंगी हमारी, है ना। तो ये सारी चीजें, इस तरीके का ये रोग है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, इसमें लक्षण किस तरीके की होती है जब ये ऐसा कुछ अगर हम लोग, अगर पार्किंसंस रोग है ये, अगर इस रोग का लक्षण क्या है, तो कपकपी होता है इसमें, हाथ पांव पैर जबड़े ये सब कांपने लगते हैं, कठोरता हो जाता है, धीमी गति और बिगड़ा हुआ संतुलन, अच्छे संतुलन नहीं हो पाता है। पार्किंसंस रोग के रोगियों को अन्य लक्षणों का भी अनुभव हो सकता है, जैसे कि ये निगलने चबाने बोलने में कठिनाई, मूत्र संबंधी समस्याएं, कब्ज, त्वचा की समस्याएं, अवसाद, भावनात्मक परिवर्तन, नींद में व्यवधान, ये सारी परेशानियां अलग से ये भी हो सकती हैं। वर्तमान में पार्किंसंस के निदान के लिए कोई रक्त प्रयोगशाला नहीं है, ना ही रेडियोलॉजिकल परीक्षण उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और खास करके ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड से पहला प्रश्न बनता है कि पार्किंसंस रोग किससे संबंधित है, तो ये लक्षण से या कारण, इस तरह की कुछ चीजों से पूछ सकता है। देखिए हुलाक गिबन ये अभी न्यूज में है, और ये जो है ये एक बंदर की ही प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बंदर हैं ये बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। आप अगर यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो जानकारियां हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये जो हुलाक गिब्बन है ना, ये इम्पोर्टेंट प्रजाति है, ये ऐसी प्रजाति है जो केवल हमारे देश में पाई जाती है। तो ये भी अभी संकटग्रस्त हैं, तो इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानना है। और देखिए मैं आपको इससे पहले जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया था, तो वो भी आज न्यूज में है, क्योंकि आज फिर से एक वहाँ चीता की मृत्यु हो गई। तो इसलिए आप उसको फिर से अच्छे से एक बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो लगातार न्यूज में है, ठीक है, लगातार न्यूज में है। मैं उसको आपको फिर से नहीं पढ़ा सकता, आपको मैं अगली बार फिर से कभी अगर रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ। इससे पिछला वीडियो जो था जिसमें हम लोग वीकली रिविजन कर रहे हैं, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ उसको, तो इसलिए आप एक बार उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये हुलाक गिब्बन है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, ये सबसे छोटा और तेज वानर है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। हुलाक गिब्बन भारत के उत्तर पूर्व के लिए अद्वितीय पृथ्वी पर 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक है। मतलब ये जो हुलाक गिब्बन है ये केवल हमारे, मतलब एक तरीके से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये वहाँ वो उस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो एक फैक्ट ये, दूसरा उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से, और जिसके अनुमान यहाँ पे 12,000 लगभग इनकी आबादी है, और हुलाक गिब्बन समेत सभी 20 गिब्बन प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने की उच्च जोखिम में है, जिससे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में एक केवल छोटी आबादी बची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रजातियां हैं, पूरा 20 के 20 प्रजातियां, बहुत ज्यादा ये लोग संकटग्रस्त की स्थिति में है। तो इसलिए ये जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे और देखते हैं इनके बारे में। देखिए जो हुलाक गिब्बन है वो यहाँ पे 2 क्षेत्र में, एक पश्चिमी क्षेत्र के हुलाक गिब्बन है, एक पूर्वी क्षेत्र के, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए पश्चिमी हुलाक गिब्बन जो है यह उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिहांग नदी के पूर्व के ये बीच प्रतिबंधित है, ठीक है, उस क्षेत्र में लोग रहते हैं। और भारत के बाहर यह पूर्वी बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम म्यांमार में पाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड सूची, ठीक है, याद रखिएगा, रेड सूची के तहत लुप्त प्रायः के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
और पूर्वी हुला गिबन जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम के विशिष्ट इलाकों में और भारत के बाहर दक्षिणी चीन और उत्तर पूर्वी म्यांमार में निवासरत है। ठीक है, निवास करते हैं ये लोग यहाँ। और IUCN के रेड लिस्ट के तहत ये अति संवेदनशील के सूचीबद्ध रेड सूची में ये लोग हैं। ठीक है, अति संवेदनशील के रूप में है लोग। और ये लोग लुप्त प्राय, ये लुप्त होने की स्थिति में है, लेकिन जो पूर्वी हुला गिबन है ये कुछ ज्यादा ही अति संवेदनशील की स्थिति में है, मतलब ये लोग कुछ ज्यादा ही संकटग्रस्त हैं। ठीक है, और देखिए भारत में ये दोनों प्रजातियां यहाँ पे प्रजातीय भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। यानी कि अनुसूची 1 जो है वो सबसे कठोर उसमें नियम है, यानी कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पे भी इनका बहुत अधिक संरक्षण यहाँ पे है, यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा भी संकट की स्थिति में भी हैं। संकट की स्थिति में क्यों है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इनका पेड़ पौधों जंगलों में ही रहना है, तो पेड़ पौधे धीरे धीरे अगर कटते जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण से, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चलिए ये हम लोग देखते हैं अगला। यहाँ पे सांख्यिकी पर स्थायी समिति जो है, इसके लिए सरकार ने सभी NSO ये डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल बनाया है। जो NSO है ना, ये बहुत सारी चीजें, जितना भी इकोनॉमिक जो हमारे भारत में जितने भी इकोनॉमिक क्रियाएं हैं उन सभी से संबंधित ये रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के आता है ना। तो अभी हाल ही में ये सब बात बहुत ज्यादा चर्चे में भी चल रही थी कि जब NSO का रिपोर्ट इतने वृहद तरीके से आते हैं तो उसका समीक्षा करने के लिए एक परफेक्ट स्थायी अच्छा समिति होना चाहिए, क्योंकि जो पहला समिति था वो सही तरीके से उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। पहले जो है ये आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCES ये चेक कर रहे थे इसको, लेकिन अब इसी को चेंज किया गया है। इसी के बारे में है कि इसको चेंज करके अब SOSCOS लाया गया, मतलब सांख्यिकी पर स्थायी समिति, ये वाले अब इस समिति के द्वारा इसका जांच किया जाएगा, है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी स्थिति पर सांख्यिकी पर स्थायी समिति को प्रतिस्थापित कर दिया है, और जिसका काम केवल आर्थिक संकेतकों की जांच करना है। सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसको अब नियुक्त किया गया है। ठीक है, SCOS के पास, यानी कि इसी ये जो समिति अभी नई समिति है इसके पास राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी कि NSO है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तत्वाधान में किए गए सभी सर्वेक्षणों की रूपरेखा और परिणामों की समीक्षा करने की एक व्यापक अधिकार है। तो अब इसको चेंज कर दिया गया इसमें। ठीक है, अब ये जो है और इसको शक्ति भी दे दी गई है कि वो अच्छे से उसकी पूरा रूपरेखा को चेक करे, उसकी समीक्षा करे। ठीक है, NSO के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसका। देखिए आगे, सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद से 1999 में MOSP एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में यहाँ पे अस्तित्व में है, यानी कि ये सांख्यिकी विभाग एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसके विलय के बाद से ये है, ये इसका पूरा नाम यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, देखिए, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद से देखिए, मंत्रालय के 2 विंग हैं, कौन कौन से? एक सांख्यिकी से संबंधित और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित। ठीक है, तो NSO नामक सांख्यिकी विंग में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO और कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO शामिल है। ये दोनों शामिल होकर के यहाँ पे NSO बने हैं। ठीक है, अब जो NSO है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें कितना काम करता है, कि इसलिए इसी का रिपोर्ट्स की समीक्षा करने के लिए जो है एक नई समिति का गठन की जरूरत पड़ी है ना, तो हम लोग उसको भी देखना पड़ेगा। तो देश के सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के संबंध में सांख्यिकी कार्य का समन्वय करता है।
राष्ट्रीय खाते तैयार करने के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पाद का वार्षिक अनुमान भी प्रकाशित करता है। हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को त्वरित अनुमान के रूप में संकलित और जारी करता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी कि ASI आयोजित करता है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना में परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी जानकारी प्रदान करता है। तो इतने सारे काम है NSO के, ठीक है। इससे भी और ज़्यादा है, हम लोग को इतना समझने के लिए अब इतनी सारी चीज़ें हम लोग को समझना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अभी सांख्यिकी स्तर पर जो स्थायी समिति जो यहाँ पे गठन करने के लिए लगातार उसका उस पे काम चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ अभी जितना जानकारी उतना देखते हैं। तो जो इसका उद्देश्य है, इसको किस लिए गठन किया गया है, तो SCOS यानी कि सांख्यिकी पर स्थायी समिति जो है, इसको 2019 में स्थापित SCES को नया रूप देते हुए आधिकारिक डेटा के लिए एक नया आंतरिक निरीक्षक तंत्र के रूप में इसका गठन किया गया है, ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के द्वारा भारत की सांख्यिकी मशीनरी की यहाँ पे तीखी आलोचना, यानी कि इनकी एक आलोचना हुई थी इस तरीके से कि कहीं ना कहीं जो है NSO का इतना बड़ा रिपोर्ट जो है आता है, उसको सही तरीके से चेक करने के लिए कोई ऐसा संगठन, अच्छा समिति नहीं है। तो इस कारण से फिर जो है एक नया समिति यहाँ पे गठन किया जा रहा है जो बहुत अच्छे से उसको चेक करेगी। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से ये जो अभी नया समिति बनाया जा रहा है उनके लिए, तो यहाँ पे भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के पूर्व अध्यक्ष प्रणब सेन को नई समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है और इसमें अधिकतम लगभग 16 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें और बातें चल रही हैं लगातार, ये अब तो आने वाला है और न्यूज़ में जब भी आएगा तो हम लोग इसके बारे में और पूरा फुल जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि समय पे हो, लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी परेशानियाँ जिसके कारण से थोड़ा सा समय पे नहीं आ पा रहा है। तो बहुत जल्द मैं पूरा कोशिश करूँगा कि समय पर आए वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।